नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विवादों के वैकल्पिक समाधान के उपायों पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल श्री एसपीएस बुंदेला जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है विवादों के वैकल्पिक समाधान के उपाय, तो आज हम खास तौर से चर्चा करेंगे कि जो भी प्रकरण होते हैं उनके लिए कोर्ट के अलावा और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ऐसी कौन सी जगह हैं जिनके माध्यम से उनका निराकरण हो सकता है और कैसे हो सकता है और इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है और किस तरह से प्रकरणों का सरल तरीके से निराकरण अंतिम रूप से किया जा सकता है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आज विषय से संबंधित आप अपनी समस्याओं का समाधान इस मंच के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमारा आज का विषय है विवादों के वैकल्पिक समाधान, तो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र क्या है? मैडम, ये एक जिसको हम साधारण भाषा में एडीआर के नाम से भी जानते हैं जी। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जी। जिसके माध्यम से विवादों को एक सुगम तरीके से जी। लोग आपसी सामंजस्य से निराकरण करते हैं। जी। और मुख्य रूप से अभी हमारे यहाँ इसके अंतर्गत मध्यस्थता है, जी। लोक अदालत है, जी। आर्बिट्रेशन है, कॉन्सिलिएशन है। जी। ये बहुत से माध्यम हैं और सबसे प्रचलित जो तरीका है वो मध्यस्थता और लोक अदालत है। जी। जो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के अंतर्गत लोग सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय इससे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें समय की बचत होती है, जी। शीघ्र न्याय प्राप्त होता है, जी। और उनके आपसी सामंजस्य के आधार पर जब प्रकरण का निराकरण होता है जी। तो वो निर्णय जो होता है दोनों पक्षकारों पर बंधनकारी होता है, स्वेच्छापूर्वक किया गया है। बिल्कुल। तो इस प्रकार इसके जो लाभ हैं वो बहुत से हैं। जी। और मुख्य रूप से जो लाभ मैंने बताया, शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि एक अच्छे माहौल में प्रकरण का निराकरण होता है, जी। दोनों संतुष्ट होकर जाते हैं, किसी के मन में कोई भी एक दूसरे के प्रति दुर्भावना नहीं बचती। सर, अभी आपने बताया कि इसमें मीडिएशन और लोक अदालत के माध्यम से होता है। जी सर, एक कॉलर स्पीच में लाइन पे है। मोहित जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैडम, जैसे मोहित जी, हाँ, सवाल बताएं। मोहित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लगता है हमारा संपर्क कट गया। सर, हम बात कर रहे थे कि जो वैकल्पिक समाधान के उपाय हैं उनमें से आपने बताया कि मीडिएशन है, खासतौर से लोक अदालत और मीडिएशन है। तो हम लोक अदालत की बात करें तो इससे क्या तात्पर्य है? लोक अदालत से क्या तात्पर्य है? देखिए मैम, लोक अदालत जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जनता की अदालत। जी। लोक अदालत के माध्यम से भी जो प्रकरणों का निराकरण होता है वो आपसी सामंजस्य के आधार पर होता है, आपसी सहमति के आधार पर होता है। जी। और जब लोक अदालत के द्वारा कोई अवार्ड पारित किया जाता है जी। तो वो फाइनल होता है। जी। उसकी कोई अपील या कोई रिवीजन नहीं होती है। जी। सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारे पक्षकार आपसी सहमति के आधार पर मामले का निराकरण कराते हैं। तो इसमें जो मुकदमे में एक चीज होती है कि एक हारता है, एक जीतता है। लेकिन लोक अदालत की सबसे अच्छी जो विशेषता है वो ये है कि ना कोई हारा ना कोई जीता। सबसे इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। बिल्कुल। आपसी संबंध बहुत अच्छे होते हैं, इससे लिटिगेशन हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। बिल्कुल। तो लोक अदालत के बहुत से लाभ हैं और मुख्य रूप से जो लाभ मैंने आपको बताया कि समय की बचत है, धन की बचत है, न्यायालय शुल्क यदि आपने दिया तो वापस हो जाती है, आपके संबंध बड़े मधुर बने रहते हैं, लिटिगेशन हमेशा के लिए दी एंड हो जाता है। और सबसे अच्छी बात वो कहा ना कि मैं जीत गया, मैं हार गया, वो नहीं है, दोनों की विन विन सिचुएशन होती है। बिल्कुल, ये पंच लाइन है कि दोनों ही जीते। जी मैम, ऐसा कभी होता नहीं है अदालतों में और मुकदमों में, एक ना एक को तो हार जीत होती है। बिल्कुल। सर, हम बात करें लोकोपयोगी सेवाओं के लिए गठित स्थायी लोक अदालत की, तो ये क्या होती है स्थायी लोक अदालत? एक मैंने अभी बताया कि लोक अदालत जो होती है हमारी जो है, एक तो स्थायी निरंतर लोक अदालत होती है जिसकी हर माह खंडपीठ गठन होता है और आपराधिक समनी प्रकरण और व्यवहारिक
राजीनामा युक्त प्रकरण हम लिए जाते हैं जी। दूसरा होती है नेशनल लोक अदालत जी, जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होती हैं जी। और वर्ष 2024 में कुल 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन होना है। जी। पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को होगी, जी। दूसरी 14 मई, 14 सितंबर जी। और 14 दिसंबर। जी। तो ये 4 जो लोक अदालत है, जी। 9 मार्च, 11 मई, जी। 14 सितंबर, 14 दिसंबर। जी। इसके अलावा एक लोक उपयोगी सेवाओं के लिए गठित स्थायी और निरंतर लोक अदालत होती है। जी। इस लोक अदालत में एक खंडपीठ होती है जिसमें एक उसके चेयरमैन होते हैं, 2 मेंबर होते हैं। जी। चेयरमैन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जी। जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी होते हैं जी। और 2 मेंबर उसमें मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जी। और एक जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं। जी। ये जैसा नाम से आप समझ रहे हैं लोक उपयोगी सेवाओं के लिए, जी। कि हमने देखा है कि लोगों की बड़ी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। किसी के घर के सामने रोड नहीं बन रही है, जी। किसी की यातायात को लेकर कोई समस्या है, किसी की टेलीफोन विभाग से कोई समस्या है, किसी की नगर निगम से संबंधित कोई समस्या है। जी। तो इस लोक अदालत का जो जुरिडिक्शन है जी, वो बहुत बृहद है। जी सर, एक कॉलर जी, लाइन पे प्लीज, काफ़ी प्लीज, समय से हम उनका सवाल लेते हैं। रोहित जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार। This call is now being recorded. हेलो हाँ रोहित जी, अपना सवाल बताएं, सुन रहे हैं हम आपको। मैम, मेरा ये सवाल है कि जैसे जी। कि कोई यातायात के संबंधित कुछ भी या दुर्घटना हो जाती है, कुछ हो जाता है, जी। उसके बाद उसे न्यायालय द्वारा कुछ ऐसा प्रावधान है कि उसके पास पैसा नहीं होता है ताकि वो वहाँ पर अपनी बात को रख सके और वहाँ से वकील कर सके। जी बिल्कुल बताया इन्होंने। सर, इन्होंने कहा कि नहीं, आपका नाम क्या है? रोहित जी? वर्मा। हाँ, रोहित जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका प्रश्न ये है कि मोटर दुर्घटना से संबंधित किसी प्रकरण में आप यदि सक्षम नहीं हैं, अधिवक्ता नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपको निःशुल्क कोई अधिवक्ता मिल सकता है? यही प्रश्न है आपका? यस सर, यस सर। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक योजना है, निःशुल्क और सक्षम विधिक सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत हम लोगों को जो है, जो पात्र व्यक्ति होते हैं, उनको निःशुल्क और सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। जैसे आपने कहा कि मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति प्रतिकर प्राप्ति के लिए कोई दावा लगाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप जो किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आय की कोई सीमा नहीं है। जी। आप महिला हैं, बच्चे हैं, तो आय की कोई सीमा नहीं है। और यदि आप सामान्य श्रेणी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 लाख तक है तब हम आपको निःशुल्क और सक्षम विधिक सहायता योजना के अंतर्गत एक निःशुल्क जो अधिवक्ता प्रदान कर सकते हैं। और आप चाहें तो संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति में जाके संपर्क कर सकते हैं और आपको एक जो सक्षम अधिवक्ता जो है, पैनल एडवोकेट, आपके मामले के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा। जी रोहित जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, हम बात कर रहे थे कि जो लोकोपयोगी सेवाएं होती हैं उनके लिए जो निरंतर लोक अदालत होती है वो क्या होती है? हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि छोटी छोटी समस्या होती है। मान लीजिए आपकी एयरलाइन से संबंधित कोई समस्या है, जी। सड़क परिवहन से संबंधित कोई समस्या है, डाक तार से संबंधित कोई समस्या है, दूरभाष सेवा से संबंधित कोई समस्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कोई समस्या है आपकी, विद्युत, प्रकाश, जल आपूर्ति, अस्पताल सेवा, बीमा सेवा, आवास, मतलब ये इतना, बैंकिंग, वित्त, इस तरह की जो आपकी छोटी छोटी समस्याएं हैं उनके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक साधारण एक प्रारूप है, निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना है जी। और इस लोक अदालत, मतलब जो बताया कि लोक उपयोगी सेवाओं के लिए गठित जो स्थायी निरंतर लोक अदालत है, इसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि आप परंपरागत कोर्टों में जो प्रक्रिया होती है उस तरह से, आपको एक सिंपल सी प्रक्रिया है। उसके अंतर्गत जो है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए आदेश पारित किए जाते हैं। और मैंने जो पूर्व में इतने मामले बताए, एयरलाइन, सड़क परिवहन से लेकर स्वास्थ्य सेवा, आवास तक, इस तरह की यदि आपकी कोई समस्या है तो आप निश्चित रूप से आ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल में कुछ लोगों ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया, उसके पहले लिया, उसके बाद ये हुआ कि कुछ लोगों को भुगतान नहीं हुए, ये प्रॉब्लम आई कि ये इसमें कवर नहीं होता, तो इस तरह के लोगों ने हमारे पास आवेदन लगाए। तो इस तरह के मामले भी इसमें जो है
स्थायी जो लोकोपयोगी सेवाओं के लिए गठित लोक अदालत है उसके अंतर्गत इस तरह के मामले लगा सकते हैं आप। जो आपको लगता है कि आप करदाता है, नगर निगम को टैक्स देते हैं, प्रॉपर सफाई नहीं हो रही है, मच्छरों की मारने की दवाई का छिड़काव नहीं हो रहा है, गंदगी है, आपके सामने रोड नहीं बन रही, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और प्राधिकरण के समक्ष जो है आवेदन लगा सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, क्योंकि ये समस्याएं आमतौर पर लोगों को होती जरूर है, पर उन्हें जानकारी नहीं होती कि वो कहाँ संपर्क करें। उन्हें लगता है कि हमें बार बार चक्कर काटना होंगे, जाना होगा, तो कई बार लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। सर, हम बात करें प्री लिटिगेशन और मीडिएशन की, जैसा कि ये भी एक उसी का तंत्र का एक हिस्सा है, लोक विवादों के वैकल्पिक समाधान के। ये क्या होते हैं और इनके माध्यम से किस तरह से प्रकरणों का निराकरण होता है? प्री लिटिगेशन मीडिएशन, जी, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं मुकदमा पूर्व सुलह समझौता। जी, देखिए, विवाद जो होता है वो लिटिगेशन का रूप कब लेता है? जब वो किसी एप्रोप्रिएट फोरम या सक्षम प्राधिकारी के सामने पहुंच जाता है या न्यायालय के सामने पहुंच जाता है। जी, उसके पहले तक वो विवाद होता है। जी, इस योजना के अंतर्गत हमारा प्रयास ये होता है कि विवादों को लिटिगेशन के रूप में कन्वर्ट ना होने दें। जी, बहुत लोगों के मध्य जो विवाद होते हैं, जी, वो विवादों को हम जो है आपसी सहमति के आधार पर एमिकेबली रिजॉल्व करते हैं। जी, तो वो लिटिगेशन नहीं बन पाता, इसलिए कहा गया है प्री लिटिगेशन, मुकदमा पूर्व सुलह समझौता। इसके अंतर्गत भी लोग चाहें उनके यदि किसी से आपसी कोई विवाद है, जमीन संबंधी विवाद है, कुछ पारिवारिक मामले हैं, ऐसे मामलों में प्राधिकरण के समक्ष आवेदन लगा सकते हैं। वो हम दूसरी पार्टी को नोटिस दे के बुलाते हैं और बंद कमरे के अंदर जी, कोई बात बाहर नहीं जाती, पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ नहीं जाती है, पूरी गोपनीयता बरती जाती है और सामंजस्य तरीके से मामले का निराकरण हो जाता है। तो ये प्री लिटिगेशन मीडिएशन ये है। जी, ये तो बहुत अच्छा प्रयास है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वो गुप्त रूप में होता है। सर, हम बात करें प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल संबंधी योजना, सुनते हैं हम, ये क्या है और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? मतलब प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमारा ये प्रयास होता है कि हम गिरफ्तारी के पूर्व भी लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध करा सकें। जी, देखिए, जब कोई एक लॉ बाइंडिंग पर्सन होता है, जी, जो कानून को मानने वाला व्यक्ति होता है, जब किसी थाने से या किसी आपराधिक मामले में बताया जाता है कि आप वांटेड हैं या आपसे हमको पूछताछ करनी है, जी, तो एक सामान्य व्यक्ति जो होता है ना, उसके जीवन में बड़ा हलचल मच जाती है। बिल्कुल सही। कई बार तो लोगों का बीपी जो है फ्लक्चुएट हो जाता है। तो हमारा प्रयास ये होता है इस योजना के अंतर्गत कि ऐसे लोग जो इस तरह की किसी कारण से पूछताछ के लिए बुलाए जा रहे हैं या किसी मामले में उनकी संलिप्तता है जी, तो प्री लिटिगेशन प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को एक सक्षम अधिवक्ता दें और अधिवक्ता का सिर्फ इतना काम होता है कि वो उन संबंधित व्यक्ति को ये बता सके, देखिए भाई, पुलिस ने इस कारण से आपको बुलाया है, डरने की आवश्यकता नहीं है, आप उनको सहयोग करें, इन्वेस्टिगेशन होगा और आगामी जो जो चीज़ें होंगी, तो उनके अगेंस्ट में कोई चीज़ आई है तो उसके लिए बात फिर उनको क्या करना है, तो हमारे एक अधिवक्ता उनको प्रत्येक चरण पर एक सलाह देता है। जी, तो उससे ये होता है कि व्यक्ति के मन में जो डर होता है, भय होता है, घबराहट में बहुत से वो कदम उठा लेता है, उन चीज़ों से निजात मिलती है। हमारा प्रयास ये होता है इसके अंतर्गत कि लोगों को जो प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये सुविधाएं प्रदान करें। जी सर, एक कॉलर इस बीच लाइन पे आ गए हैं, बाराबंकी से, हम उनका सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जैसे कोई पर्सनल समस्या होती है या जनहित की समस्या होती है, लोग गंदा पानी सड़कों पे बहाते थे, उससे आना जाना मुश्किल होता है, या पानी दूषित करते थे, हमारा पर्यावरण दूषित करते हैं, वायु हमारी दूषित होती है, इसमें हमारा भी नुकसान होता है और एक जनहित का भी नुकसान होता है, जिससे रोक लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे आपने बताया कि गंदा पानी बहा रहे हैं, ये निश्चित रूप से जो है संबंधित जो भी नगर निगम है, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, ये इनका कर्तव्य है। आप लोक उपयोगी सेवाओं के लिए गठित जो अदालत है उसके सामने आप ये मामला लगा सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं वहाँ पे। नंद स्वरूप जी, जैसा कि सर ने बताया कि अगर जो भी कोई ऐसा कार्य करता है उसके खिलाफ आप जाकर जो स्थानीय अदालत है लोकोपयोगी सेवाओं की, वहाँ पर प्रकरण दायर कर सकते हैं और वहाँ अपनी समस्या बता सकते हैं। सर,
पीड़ित प्रतिकर योजना क्या है और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं पीड़ितों के लिए, और पीड़ित किसे माना गया है? हाँ देखो मैम, क्या है, किसी भी अपराध के फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति जिसको कोई हानि होती है जी, शारीरिक रूप से कोई हानि हो, आर्थिक रूप से कोई हानि हो, उसको उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो, ये सब पीड़ित के अंतर्गत आते हैं जी। और पीड़ित प्रतिकर, देखिए हमारी कोई भी अपराध हो किसी इंडिविजुअल या व्यक्ति विशेष के विरुद्ध तो होता है, बिल्कुल, लेकिन कोई भी सभी अपराध जो है ये माने जाते हैं कि राज्य के विरुद्ध है। जी, इसलिए आप देखें कि विरुद्ध में राज्य होते हैं, ए वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, जी, तो ये माना जाता है कि अपराध राज्य के विरुद्ध है। जी, इंडिविजुअल को, व्यक्ति विशेष को उस अपराध के कारण जो हानि होती है उसकी प्रतिपूर्ति का दायित्व राज्य का होता है। जी, तो इस योजना के अंतर्गत ये प्रयास होता है कि अपराध के फलस्वरूप जो हानि हुई है जी, उसके लिए हम युक्त प्रतिकर दें। जी, उसके लिए एक योजना है मध्य प्रदेश में, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना है। जी, लैंगिक अपराधों के लिए भी योजना है। तो एक कमेटी होती है। हमारा प्रयास ये होता है कि अपराध के फलस्वरूप कुछ उनको आर्थिक लाभ देते हैं, तो आर्थिक लाभ के फलस्वरूप कुछ उनको जो है प्रतिपूर्ति का प्रयास होता है जो अपराध के फलस्वरूप उनको लॉस हुआ है। तो मुख्य रूप से यह है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, कुछ विशिष्ट अपराधों में इन योजनाओं का लाभ दिया जाता है और उनको लगता है कि इस योजना का लाभ नहीं मिला है, तो संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं या आवेदन भेजा सकते हैं, संबंधित थाने के माध्यम से आवेदन भेजा सकते हैं। एक कमेटी है, उसके समक्ष ये मामला रखा जाता है और देखा जाता है, कुछ रिपोर्ट्स बुलाई जाती हैं और उसके बाद यदि पाया जाता है कि हाँ प्रतिकर का मामला है तो एक युक्तिक प्रतिकर उसमें अवार्ड किया जाता है। जी, और वो मिलता विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से है, वहीं से प्राप्त होता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। सर, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा योजना क्या है? विधिक सेवा देखिए, राज्य की बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं हैं जी, और इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है कि गरीबी का उन्मूलन करना। जी, तो यदि कोई पात्र हितग्राही है जी, और वो सभी योग्यताओं की पूर्ति करता है और उसके बाद भी यदि किसी व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, तो हमारा प्रयास ये होता है कि ऐसे पात्र हितग्राहियों को उस योजना का लाभ मिले। जब कोई ऐसा व्यक्ति हमसे संपर्क करता है तो सबसे पहले हम ये प्रयास करते हैं कि हम देखें कि आखिर ये व्यक्ति पात्र है या नहीं है, और सक्षम प्राधिकारी से हमारा ये निवेदन होता है कि आप बताएं भाई किन कारणों से इस व्यक्ति को योजना का लाभ दिए जाने से मना किया जा रहा है। और यदि ये पाया जाता है कि वो व्यक्ति सक्षम है, पात्र है और इसके बाद भी यदि नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें हमारे द्वारा उस व्यक्ति की आवश्यक विधिक मदद की जाती है। और ये प्रयास होता है हमारा कि ऐसे लोगों को जो पात्र हितग्राही हैं उनको राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। जी, विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है कि कोई भी वर्ग छूता न रहे। हाँ, बिल्कुल मैम। जो भी जरूरतमंद है वो सिर्फ किसी अभाव के कारण उसकी जरूरतें न रह जाए। सर, हम बात करें तृतीय लिंग समुदाय सेक्स वर्कर्स की, तो क्या इनके लिए भी विधिक सेवा प्राधिकरण की बेहतरी के लिए कोई कार्य करता है? मैम देखा, मैंने पहले आपने अभी बीच में बताया, बड़ी अच्छी बात की आपने कि न्याय सभी के लिए होना चाहिए। जी, मतलब किसी व्यक्ति को आप इस आधार पर न्याय से वंचित नहीं कर सकते हो कि आप सामाजिक रूप से पिछड़े हो, बिल्कुल, आप आर्थिक रूप से पिछड़े हो, आप समाज के इस कमजोर वर्ग से आते हो, बिल्कुल, आप किसी लिंग के आधार पर किसी से भेद नहीं कर सकते हो। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि सभी लोग, ऐसे लोग जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, जी, जो किसी न किसी निरुक्तता से ग्रसित है जी, और उस निरुक्तता के कारण वो न्याय पाने से वंचित हैं, शासन की राज्य की योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हैं, या समाज में एक अलग तरीके का उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जी, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सभी का उद्देश्य सिर्फ एक है कि ऐसे लोगों की मदद करना जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है। उनकी आवाज़ कौन बनेगा? प्राधिकरण बनेगा जो है। तो इसी के तहत जो है हमने देखा कि ट्रांसजेंडर हैं, उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं, सेक्स वर्कर्स के साथ भी इस तरह का भेदभाव हो रहा है। तो हमारा ये प्रयास रहा है कि समय समय पर जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं वहाँ जाकर जो है तृतीय लिंग समुदाय के लिए जो है कुछ आधार कार्ड बनवाए,
जी। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इनसे इन लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित होता है। जी। तो एक छोटा सा प्रयास था कि सेक्स वर्कर के लिए भी कुछ इस तरह के काम हुए हैं, ट्रांसजेंडर के लिए भी हुए हैं। देखिए मैडम, हमारे समाज के लोग हैं, वो हमारे अपने लोग हैं, बिल्कुल है ना, हमारे अपने लोग हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि आखिर सेक्स वर्कर हैं जी, तो भाई किसी कारणों से कुछ हुआ होगा, सबकी अपनी मजबूरियां हैं। तो हम इस कारण से उन्हें किसी योजना के लाभ से वंचित क्यों करें? बिल्कुल जो नागरिकों को, सामान्य नागरिकों को जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो निश्चित रूप से यदि वो पात्र हैं तो उन योजनाओं का लाभ उनको ही मिलना चाहिए। बिल्कुल, कानून में सब समान है। इसलिए हमारा प्रयास ये रहता है, विशेष रूप से ऐसे लोग जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं है, जिनकी कोई आवाज नहीं बन सकता है, तो प्राधिकरण कोशिश करता है उनकी आवाज बने जो है। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि विधिक सेवा प्राधिकरण हर उस व्यक्ति की आवाज़ है जो कि खुद अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं है या नहीं उठा पा रहा है, तो उसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण आवाज़ उठा के और उसको न्याय दिलवाएगा। सर, हम बात करें इन योजनाओं की, और जो योजनाएं हैं, जो कार्य हैं विधिक सेवा प्राधिकरण के, इसके बारे में लोगों में कितनी अवेयरनेस है, क्योंकि आप इस फील्ड में काफ़ी समय से इस पद पर कार्यरत हैं। मैम, अभी भोपाल की यदि मैं बात करूं जी, तो आप ये मान के चलिए कि भोपाल में तो लोग जो है, यदि कहीं कोई उनको कोई समस्या होती है जी, तो सीधा प्राधिकरण आते हैं। कई बार हमको ये बताना होता है कि ये अधिकार हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है जी, इसके बाद भी लोग सीधे आते हैं। जो है हम प्रयास करते हैं जी, संबंधित प्राधिकारी से निवेदन करते हैं, और हमारा प्रयास ये होता है कि हमारे प्राधिकरण के दरवाजे पर यदि कोई व्यक्ति आया है जी, तो जितना यथासंभव जो हो सके हम उसकी मदद कर सकें। और शासन की इतनी योजनाएं हैं, हम शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी से जब किसी व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि ये पात्र हितग्राही है, तो निश्चित रूप से वो लोग भी मदद करते हैं, जी। और प्री लिटिगेशन मीडिएशन की बात करूं मैं, तो इतना सफल उसका प्रतिशत है कि लोग जो है, यदि मोहल्ले में किसी का लड़ाई झगड़ा है परिवार में, तो कई बार मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जो लेके आते हैं कि सर इनका मामला यहाँ पे देखिए आप, जो तो बड़ा अच्छा प्रशंसा होती है इस बात की। जी, लोग इतने जागरूक हैं। जागरूक है। और सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको कि मान लीजिए कुछ मामले मेरे पास ऐसे आए जी कि पति पत्नी का कोई विवाद है और पति विदेश में रह रहा है जी, और आप देखिए, हम जब नियमित न्यायालय में इस तरह की प्रक्रियाओं में जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल है कि नोटिस कैसे तामील होगा, क्या होगा। बिल्कुल। हम जब प्री लिटिगेशन मीडिएशन में उसको लेते हैं जी, तो हर व्यक्ति के पास जो है, जो पति पत्नी है, उनके कांटेक्ट नंबर तो रहते हैं, मेल रहता है, तो टेलीफोन व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से हमारे स्टाफ के द्वारा उनको सूचना दी जाती है जी, और जो प्लेटफॉर्म है अपने, जो वर्चुअली प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसमें जो है, एक पक्ष जो विदेश में बैठा है, एक यहाँ बैठा है, और मीडिएशन हो गया, जो सफल हो गया जो है। तो आप देखिए, मतलब छोटा सा प्रयास है जी, और नियमित न्यायालय में हो सकता था, उसके लिए बहुत सी प्रक्रियाएं होती जो है। बिल्कुल सर, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं कि आप आम लोगों के लिए इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं कि लोग अपने आप को संतुष्ट पा रहे हैं और आपके दरवाजे तक लोग आ रहे हैं। ये सफलता का प्रतीक है। मैम, तो लोगों का विश्वास है जी, और हमारा जो प्रयास ये होता है वो सिर्फ ये है कि मैंने आपको पहले बताया, देखिए मैम, हमारे दरवाजे पे कौन लोग आते हैं, मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ वो आते हैं जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। बिल्कुल, तो सक्षम होगा तो उसको हमारे आने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, हमारा निश्चित रूप से वो लोग आते हैं जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, बात होते हुए उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। तो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है उनकी, बिल्कुल अपने हिसाब से वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यदि हम उनकी कुछ मदद कर पाते हैं, कि टेलीफोन लगा दिया एक हमने जो है, तो निश्चित रूप से उनका काम हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और कभी भी कोई व्यक्ति जो है किसी अवैधानिक इलीगल काम के लिए नहीं आता, अपने हक के लिए आते हैं हमारे पास। बिल्कुल सही हक के लिए हम जो है उनकी मदद ना कर पाए तो प्राधिकरण का महत्व क्या है। बिल्कुल सर, चलते चलते आपसे संक्षिप्त में हमारे दर्शकों के लिए संदेश चाहेंगे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से आज? मैं सभी श्रोताओं को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि समाज में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से निरुक्त बहुत से व्यक्ति हैं, और ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए छोटी छोटी चीज़ों को मोहताज हैं, समाज की मुख्य धारा से वंचित हैं। ये हमारा आपका कर्तव्य है कि हम उनको समाज की मुख्य धारा में लाएं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों में उनकी मदद करें। और यदि आपको लगता है कि आप उनकी मदद करने में सक्षम नहीं है, तो आप सभी से मेरा सिर्फ इतना निवेदन है
कि संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित तहसील विधिक सेवा समिति तक आप उनको पहुंचाएं और उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में बताएं। संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पहुंचने पर निश्चित रूप से प्राधिकरण उनकी विधि संगत मदद करेगा और आप लोगों को भी निश्चित रूप से अच्छा लगेगा कि आपने किसी एक जो है ऐसे व्यक्ति की मदद की जिसकी कोई सुनने वाला नहीं था, है ना? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा संदेश इस मंच के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिया है। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा कि जो भी सार निकल के आता है वो यही है कि हर आदमी को जागरूक होना जरूरी है और एक मन में ये भावना कि वो दूसरे की मदद कर सके। आप योजनाएं बहुत हैं, सब जगह साधन भी हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण है, पर अगर किसी को जानकारी नहीं है तो आपको और हमको आगे आकर उसको लाना चाहिए और उसकी मदद करना चाहिए। आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। अगले अंक में फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।